इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसका डेरिवेशन का जो कंक्लूजन है वो ये है, U इज इक्वल टू Q1 वोल्टेज एट पॉइंट R1 पॉइंट चार्ज Q2 potential difference at point R2 plus potential due to these two charge is K times 1 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12। यही है ना उसका आंसर? तुम तो केमिस्ट्री पढ़ रही हो। नहीं पहले नोटबुक ओपन करो जहाँ पे आपने पूछा है। पोटेंशियल, एक महीना हो गया आपको फिजिक्स पढ़ते हुए, एक महीना ज़्यादा हो गया। आपने एक भी टेस्ट दिया मेरे को? नहीं। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, चाहे 5 टॉपिक का ही दो, तब तक ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना मुझे आएगा। अभी तो मुझे यही लगेगा कि स्टार्टिंग से क्या बोल रहा था मैं? नहीं पहले क्या बोल रहा था मैं? ये बहुत लेट समझ आया। कौन समझाया? तुमने समझाया इसको? तुमने समझाया इसको? गुड। ये पहले क्यों नहीं समझाई? मेरा खून पी रही थी, मैं आराम से पढ़ा रहा था इतना अच्छे से। जहाँ मुझे 200 क्वेश्चन कराने थे मैं 50-50 मिनट पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सिलेबस देखो, आपको भेजा ना सबको, चलो समझ गई है। हाँ जी समझ, यहाँ सुनिएगा, यहाँ सुनिए। अकॉर्डिंग टू CBSE, नहीं पढ़ाई की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू CBSE चैप्टर 1 रिक्वायर्ड 26, अरे देख तो लो, 26 क्लासेस। चैप्टर 2 रिक्वायर्ड, चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 रिक्वायर्ड 26 क्लासेस एंड चैप्टर 3 रिक्वायर्ड 18 क्लासेस। कितनी क्लास हुआ बेटा? थोड़ा ऐड मैथ करना है। ये 8 6 12 14 कैरी 1 3 44 क्लासेस रिक्वायर्ड। और आप क्या चाहते हो? 12 क्लास में खत्म हो जाए। हाँ एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना, तब यूटी को छोड़ो थोड़ा। यूटी के चक्कर में पता है क्या हो रहा है? हम लोग कोई भी चीज ढंग से नहीं पढ़ रहे, बात मानो ऐसे। तमीज से पढ़ो, रिलैक्स में पढ़ो, स्पीड में, ढंग से पढ़ो, सारे क्वेश्चन करो आराम से। तुमने जो गियर भगाई है ना जल्दी इस चक्कर में स्लेब, आप आराम से पढ़ो। देखो बहुत महीना होता है। अगर आप देखो बोर्ड को देखो, अगर मैं कहता हूँ चलो ठीक है 5 बार रिवीजन तो कर रही है, लेकिन कोई अगर इंसान तमीज से भी अगर मान लो 8 महीने को लेकर चलता है एकदम स्क्रैच से, और 8 महीने में 12 चैप्टर पढ़ता है ना, तो भी वो टॉपर बन जाएगा। आप एवरेज 2 चैप्टर पढ़ो ना 1 महीने में, बट ऐसा पढ़ो कि फिर उसको बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन उसके लिए फिर तो आपको पता है ये मोह माया से थोड़ी दूर होना पड़ेगा। जो स्कूल का यूटी होता है वो अलग हो जाएगा फिर। अच्छा चलो, ये डेरिवेशन इनको पूछना था, समझ लो ये डेरिवेशन। हाँ कितने साल रुक जाओ बताओ? 5-6 दिन तो रुक जाओ, यही रुक जाता ठीक। चलो कोई नहीं, थोड़ा वो समझ आया ना 30%। चलो अच्छी बात है। अब देखो पहले ये डेरिवेशन जो पूछी पहले ये तो समझ लो। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। नहीं, इसमें क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2। इनको रखा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक जितने भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे वो किसी के थर्ड पार्टी के एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा गया था, वो खुद का एक्सटर्नल। हाँ
हाँ ये है कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ एक्सटर्नल फील्ड क्या है? वही इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड बोलते हैं। ये आप ये वाला डेरिवेशन करा रहे हो? हाँ इनका एक डाउट था ना। नहीं ये तो अलग है। और कौन सा है फिर बताओ। डीवी बाय डीआर वाली है। वो अलग है, बता दूंगा मैं। सर आप एक मिनट रुक जाओ पहले। वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसके में स्प्लिट हुई आपने इसके में देखी थी फोटो है। सर आप एक सेकंड ऐसे रुको। मुझे याद है यार आपको क्या याद है हमने एग्जाम इधर देखो सर। सर थोड़ा और पीछे और नहीं पीछे अभी पीछे अटेंशन के पीछे मैं कहां से समझ गई आपने बोला ये डेरिवेशन है इसकी आप जॉब करा रहे हो। डेरिवेशन ये डेरिवेशन थी इसकी एग्जैक्ट। ये तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, नहीं ये जो बता रही है ना, ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। नहीं वो तो हो गई मैं। हाँ ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हाँ तो कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है। कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली ये कहां से पैदा हुई है? नहीं इन्होंने बोला वही लिखा मैंने। रुक जा, ओपन करो वही हेडिंग को। सर पहले एक सेकंड ये तो आप करा दे पहले ये बताओ ये कहां है ये वाली है क्या ये? नहीं ये सर मैं बात तो ये आपने लिखाई नहीं रखी है हमें। हां चलो अच्छी बात है, चलो मैं करा देता हूँ फिर अच्छी बात नहीं है ये मैं करा देता हूँ। इसके पहले का है। सारा काम में उलट पुलट। नहीं सिस्टम ऑफ 2 चार्ज है ना, सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, इसके बाद का टॉपिक है ये। इसके पहले का पोटेंशियल एनर्जी ये है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक अच्छा ये डाइपोल है ना, डाइपोल के पहले का टॉपिक है ये। और सर एक बार और मुझे ऐसी डाउट है इसमें जो V1 जो W3 होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है बताना। मतलब W3 है कि वर्क डन ड्यू टू चार्ज जो भी Q1 ड्यू टू Q3 प्लस Q2 जितने भी हैं, हाँ जितने भी हैं। तो इसमें हम यहाँ पे Q1 ही लिखेंगे और Q2 लिखते हैं। हाँ और वर्क डन पे 0 जीरो इसलिए हो गया क्योंकि जब Q1 चार्ज को लेके आया ना तो कोई पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई और चार्ज था नहीं, तो इसकी वजह से उस पर कोई फील्ड फोर्स फील हुआ नहीं, तो वर्क डन क्या हो गया 0। किसके लिए? अरे ये इंफिनिटी से लाया था क्या? ठीक है ना पता ये सारा ये तीनों देख लो कितने लंबे डेरिवेशन है? 3 लाइन की डेरिवेशन है, तीन लाइन की। हो जाएगा। देख लो बताता हूँ मैं। सर हम्म पेपर से पहले ना ये 3 चैप्टर सही करा दो। पेपर तो 2 तारीख को ही है। आज हो गई आपकी, वो पहले है मेरा। आज 18 हो गया ना, नहीं 17 है। सर डराओ मत मेरे वैसे 17 ही तो है, बच्चे हैं। 17 ही तो है। और सर मजाक नहीं कर रहे। हाँ मत करो, मैं भी नहीं कर रहा। इसको आप चैप्टर का इसको डेरिवेशन कराने के लिए तो खुद कर लेगी। नहीं डेरिवेशन चैप्टर ये करा दूँ मैं, ये करा दूँ? हाँ ये करा दूँ पहले। सर अब मैं ना सर रोना शुरू कर छत पर से मत कूदना, ये करा दूँ। केमिस्ट्री याद हो गई। हाँ भाई केमिस्ट्री की टेंशन नहीं है मुझे। उसको केवल फिजिक्स की टेंशन है, ना मैथ की है ना मैं केमिस्ट्री, सिर्फ फिजिक्स की बाकी सब में हो जाएगा। ये लिख लो ये वाला, अगर ये डेरिवेशन लिख लो अगर नहीं हुआ है तो। मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। सर आप प्रॉमिस करो तो पेपर से पहले 3 चैप्टर अच्छे से करवाओगे। देखो मैं तो अच्छे से ही करा रहा हूँ शुरू से। नहीं करा रहे सर नहीं समझ आ रहा चैप्टर 2 में अपनी न्यूमेरिकल्स कराएं आधा न्यूमेरिकल भी नहीं हुआ अभी उसका। क्या बताओ इसका कंक्लूजन बताओ। आप इतनी मत भगाओ आप करा। मैं कहाँ भगा रहा हूँ, मैं तो सोचा तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। सर धीरे-धीरे पढ़ा। देखो देखो नहीं प्लीज 3 चैप्टर में ढंग से करा दो मेरे कुछ तो नंबर। स्टार्टिंग से ही तो कह रहा हूँ कि मेरे को अपने स्पीड से पढ़ाना दो। देखो कितना ढंग से इस पहला चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चन कराना सुनो। पहले दूसरी क्लास में कराए क्यों? हाँ क्यों करा रहे थे? नहीं क्यों, स्टार्टिंग में स्लो कराना स्टार्ट किया था तो स्पीड कितनी स्लो थी है ना। फिर आपने डिमांड किया कि मेरे को 4 चैप्टर कराना, तो फिर मेरे को गियर चेंज करना। ऑडिबल पे रख लो वो ज्यादा सही रहेगा। नहीं ऑडिबल तो है जो कर जितने कराएंगे कर देते सारे और इंपॉर्टेंट एग्जांपल मान के करा दो बस। चलो ऑड इवन भी कर लेते, क्या दिक्कत नहीं है? ऑड इवन नहीं अब सारे करा दो सर। फिर जो भी नहीं है कि वो समझा देना नेक्स्ट क्लास में। ये डेरिवेशन तो कर लो, अब 15 मिनट वेस्ट कर दिया आपने इस ठीक है पे। बताओ सर। क्या है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड? तो सुनो, हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग में कोई एक एक्सटर्नल फील्ड का सोर्स रख लेना है।
ये है आपका एक्सटर्नल फील्ड। अभी तक जितना भी आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था वो सब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे गए थे, वो चार्ज के आने की वजह से जो फील्ड जनरेट हुआ था उसके वजह से हो रहा था। तो अगर इन्फिनिटी से एक चार्ज आप लेके आते हो और यहाँ पर रख देते हो Q1, बात समझना, इन्फिनिटी से आप एक चार्ज लेके आते हो Q1 और यहाँ पर रख देते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ना होता तो वर्क डन क्या होता? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। आ जाओ सर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आ गई है। तो एक बच्चा आया, ठीक है, तो बड़ी टेंशन होती है। और फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट होगा V1। RD शर्मा देना, नया फोन, क्या बात है, दिखाओ। फोन देख रहे हो बच्चों का? ये लेने गए थे क्या कल? तुम लेट हो गए थे, देख रहे हो अमीर लोग। मैं लेके बेच दिया। खराब हो गया, फिर पसंद ही नहीं आया ये फ़ोन। एप्पल नहीं पसंद आया मेरे को, बहुत डिफ़िकल्ट। और क्या, एंड्रॉयड आसान है भाई। एंड्रॉयड का मैं 2 लाख का फ़ोन ले सकता हूँ, एप्पल का 10,000 का फ़ोन ना लूँ। हाँ, हम अपने धरती से जुड़े हुए हैं, हम अपने मूल, क्या कहते हैं उसको, रूप को नहीं छोड़ सकते ना। सो डिफरेंशिएशन हम आपको मार्क कर रहे हैं। डू हैव अ पेंसिल? हाँ मिल गया, लो। सो फर्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन, क्लास 11th वाला जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, वो हम टिक मारने पहले। ये आपको करना सब देख देख के, बस 5 मिनट दो बेटा इनको। इन्वर्स का भी आपको नहीं, अरे ट्राइंगल का नहीं करना है अभी, अरे इन्वर्स ट्रिको का नहीं करना है अभी, इन्वर्स ट्रिको का एक भी नहीं करना है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, दैट इज चेन रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला। आज मैथ की क्लास 130 है, पता है ना? तो रुकना है, खाना ना खा के आया हो ना, भूख लगत बताना, हर नेक के घर से मंगा देंगे, या तो विकास सर को बोलेंगे राजमा चावल बनवा सर। हाँ, एक बार क्या हुआ, बोर्ड की क्लास थी 10th की 2 साल पहले, तो बड़ी लंबी क्लास हुई यहाँ पे। सुबह से बच्चे आए, बैठे रहे, भूख लग गया उनको, घर पे बना था विकास सर के राजमा चावल, बस प्लेटें लगवा दी मैंने। हो चुका है एक बार, पहले तो आप इतना ही करिए। नहीं, 4 ही बच्चे थे, ज़्यादा बच्चे थे नहीं। तो यहाँ पर, हाँ फिर से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कोई सोर्स ला के रख दिया, जैसे मान लो ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आग का गोला, एक गोला ला के यहाँ पर रख दिया, ऐसे बुक में भी ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ये कोई सोर्स ला के हमने रख दिया जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और इन्फिनिटी पे एक चार्ज हम ला के इसके आसपास ला के रख दिया था। जब इन्फिनिटी से लेकर चार्ज यहाँ पे लाएंगे तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और फोर्स आपका लगेगा, कितना लगेगा? चार्ज 1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज 1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एज्यूम है कि सभी पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, सभी पॉजिटिव। जब फोर्स लगेगा तो वर्क डन भी होगा, यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं होगा, W1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो W1 कितना होगा सर? तो W1 होगा जितना चार्ज लेके आए हो, जितना चार्ज लेके आए हो, और क्या था इसमें, जितना पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ, जितना पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ। पोटेंशियल कितना जनरेट होगा यहाँ पर? पोटेंशियल कितना जनरेट होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन, यही तो होगा ना। पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल होता है आपका वर्क डन अपॉन चार्ज। अब एक और इन्फिनिटी से चार्ज लेके आए और Q2 पे रख दिए, एक और इन्फिनिटी से चार्ज लेके आए और Q2 से रख दिए, एक और डेरिवेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए है। ये तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके बीच में फिर से पोटेंशियल जनरेट, इनके बीच में पोटेंशियल जनरेट होगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इनके बीच में पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पा रहा था। एक बार मैं ना पैराग्राफ पढ़ता हूँ, आपके पास है? सेलर, ताकि ज़्यादा सा टॉपिक नंबर है 2.2
11 पेज नंबर है 217। ओपन करो, टॉपिक का 2.11 पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। सर आप 1 बजे शायद छुट्टी कर देना। हाँ मुझे उसके पहले छुट्टी करना पड़ेगा, मुझे भी जाना है। वी विश टू, तुम्हारी तो मैथ की क्लास है 1:30, मैथ की क्लास है तुम्हारी। आप ये रहा मैं 5 मिनट पहले छोड़ूंगा। 1:30 बजे से 5 नहीं नहीं, हाँ मिल गया 12:55। अब पढ़ते हैं, सुनो। वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P। आओ जी, वेयर, हाँ लाइट ही जला, वेयर द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V। बाय डेफिनेशन V एट अ पॉइंट P, चाहो तो ये वाला जो डेरिवेशन है ना 2.11, इस पर डबल स्टार बनाना क्योंकि 3-4 लोग पूछ चुके हैं इसलिए। बाय डेफिनेशन V, हाँ यहाँ पे भूल गया होगा मैं। बाय डेफिनेशन V एट अ पॉइंट P इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ इन्फिनिटी टू पॉइंट, उसी को डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। बाय द डेफिनेशन V एट अ पॉइंट P, बाय डेफिनेशन V मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्मूला जो है V इज इक्वल टू W/Q। Thus work done in bringing a charge Q from infinity to point P will be QV। मतलब यहीं से W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V into Q। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। This work done is store has the potential, एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू, मतलब जो वर्क करता है इनको समझ आ गया है, इनको समझ आ गया इसलिए डिजाइन में चले गए ये। द वर्क डन स्टोर हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू सम ओरिजिन, मान लें रैंडम कोई ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है रैंडम ओ, ठीक है। तो यहाँ से अगर पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो लेट से इसके लिए R1 और इसके लिए R2, इसके लिए R1, इसके लिए R2 और इसके लिए R1 2 वेक्टर लॉ R1 2। If R is the position vector of point P related to some origin, then potential at any general point R, potential at any general point R is amount of work done at that point, है ना, amount of work done at that point। ये जनरल पोटेंशियल लिख रहा हूँ, किसी भी R पॉइंट के लिए, किसी भी R पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा उस पॉइंट पे वर्क डन, और वर्क डन होता है Q इंटू V, और V मतलब पोटेंशियल, VR का मतलब पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट, ये वाली कौन सी चीज़ है? छोड़ दो गोली मारो उसको, बाद में ये आती नहीं मुझे समझ। सब आती है, बता देगी वो गौरी, एक दूसरे को समझा लिया करो, है ना। मुझे बड़ी इजी है, नहीं सच्ची easy। अब सुनो, मेरी गलत बनाया है। सुनो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल, सुनो, पोटेंशियल एनर्जी इन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से पढ़ो, वहीं पे स्टेटमेंट पर ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली लाइन जो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू चार्ज, हाँ चार्ज इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड इज चार्ज, ये जो फॉर्मूला लिखा ना UR, इसी को वर्ड में लिखा गया है Q इंटू VR। जबकि एक फॉर्मूला यहाँ से और बन सकता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q, यहीं से बन सकता है। अरे वहाँ वो जो फॉर्मूला लिखा है वो उससे बन सकता है नहीं, V इज इक्वल टू U अपॉन Q बन सकता है। अभी तक जनरल फॉर्मूला, अब समझना। अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, अगर हम 2 पॉइंट चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी तक क्या पढ़ रहे थे जनरल, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर से बनाता हूँ मैं, समझना इसको।
तो आप पढ़ लो फिर से, लेट VR1 एंड VR2 बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द फील्ड E एट पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। VR1 क्या है, VR1 एंड VR2 क्या है बताइए? नहीं है क्या, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट R1, एट पॉइंट R1, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट R2। और ये दोनों किसके वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये लिखा है ना उसमें, अच्छे से पढ़ो पूरा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, वर्क डन, अब एक पूरा लाइन बाय लिख रहा हूं मैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी। ये तो स्टार्टिंग में भी यही बता रहा था मैं कि मान लीजिए इन्फिनिटी से एक चार्ज हम Q1 लेके आते हैं, अगर इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो वर्क डन क्या होता? बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो वर्क डन कितना होगा? जितना पोटेंशियल, मतलब U इज इक्वल टू Q इंटू V, स्टार्टिंग में लिखा था ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर वर्क डन तो देखो होगा, वर्क डन तो होगा, कितना वर्क डन होगा सर? QV 1 R1, क्यों? क्योंकि ये R1 पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है, पहले पॉइंट पे रखा है तो R1। ठीक है, आगे पढ़ लो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट 2, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? यहाँ वर्क डन होगा Q2 पोटेंशियल एट R2, पोटेंशियल एट R2, पोटेंशियल एट, तो वहाँ पर V1 V2 नहीं लिखा है, केवल V और V लिखा हुआ है, V और V। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं, और V1 वो हम बता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अब वर्क डन ऑन, अब इनके वजह से जब ये दोनों चार्ज आ जाएंगे, ये दोनों भी तो आपस में एक फील्ड जनरेट करेंगे और इनके बीच में भी फोर्स लगेगा। मैं एक लाइन बना देता हूँ, जो लाइन ज्वाइनिंग इनके बीच में, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है। अब मुझे बात बताना, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ, अगर दो चार्ज एक एक्सिस पे रखा हुआ है तो उनके बीच में वर्क डन कितना होता था? K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लेट से एक वर्क डन हुआ W3, जो कि हुआ, पढ़ा चुका हूं मैं, जब दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखा होता है तो वो होता है K टाइम्स Q1 Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? W3। हाँ, W1 हुआ इसके वजह से, Q1 चार्ज की वजह से गई। देखो अभी तक समझ आ रहा था इसको, देखा जोन आउट हो जाती है, अभी तक आ रहा था इसको समझ, जैसे W3 आया भूला, वो देखियो गोलमाल में W1 का फॉर्मूला में तो होता था नीचे अपॉन R होता है ना? बिल्कुल होता है। तो आपने इसमें अपॉन R क्यों? ले ले राधा राधा, जय गोविंदा जय गोपाला जय श्री राम। बेटा स्टार्टिंग से ये क्या बता रहा हूं मैं, ये भी तो सिखा रहा हूं ना मैं। कहाँ गया ये वर्क डन आपका हो सकता है, तो फिर आपने W3 में अपॉन R लिखा है? क्यों लिखा है? क्यों लिखा है वो भी बताएंगे। आप थोड़ा सा अपने नोट्स को पलटिए, इसलिए कहता हूँ मैं, इसीलिए कहता हूँ नहीं पढ़ती हो घर पे। तो दो चार्ज, अगर दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे अगर रखा जाता है तो इनसे बनने वाला जो पोटेंशियल होता है, इनसे बनने वाला, हाँ, तो वो हम एक ही चार्ज लेते हैं ना, इसके वजह से इस पे बनने वाला, तो लिखेंगे एक चार्ज। अच्छा है, ये दो चार्ज से पर इसी नाम W3। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस। अब चूंकि हमें वर्क डन लिखना है इस पॉइंट पे, तो ये वाला चार्ज भी तो यहाँ पे आएगा, एकदम स्टार्टिंग की क्लासेस में है ये, जब चैप्टर देखो पता है फिर भी 4 बार लिख चुकी हूँ, 2 बार लिख चुकी हूँ। फिर बताओ, फिर भी ये हाल है, क्योंकि मैं W3 के नाम से कंफ्यूज हो गई। अच्छा एक बड़ा सा W। तुमने लिया क्यों पहले पीसीएम ये बताओ है? ये ओरिजिन, ठीक है, ये R1 और ये R2। सर मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे से आर्ट्स होती नहीं है, क्योंकि मेरे से हिस्ट्री रटी नहीं जाती है और कॉमर्स सब्जेक्ट मुझे पता नहीं। कॉमर्स में बहुत स्कोप है, ऐसा बोल मत देना। कॉमर्स का फिर यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये पूरी कहानी बनी, ये पूरी कहानी बनी। अब इस पूरे सिस्टम का
जहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम रखा हुआ है, ये इस पूरे सिस्टम का जितना वर्क डन होगा क्या वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कितने वर्क डन बन रहे हैं इसमें, W1, W2, W3। तो टोटल वर्क डन stored in the form of potential energy W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, टोटल वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो W1 की वैल्यू बताओ, Q1 VR1, अब V1 V2 मत लिखो क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिया है। तो Q2 VR2, पता नहीं कहाँ से आती है, विकास सर को बोला मैंने कि साफ सफाई करवाते रहो, बेचारे क्या करें। K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन, अरे भाई क्या बताएं, ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, लगता है बेटा बट अब हाँ रोज, अब रिकॉर्डिंग में भेजूंगा कट करके ये बात कि बच्चे कह रहे हैं सर देखो साफ सफाई नहीं है आपके यहाँ। ये आपका डेरिवेशन, ये डेरिवेशन आपका हो गया। अगला क्या है, एक और था ना तुम्हारा ये वाला, ये है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसमें दो टॉपिक था, कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, कंप्यूटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, कंप्यूटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा था आपका, और दूसरा था कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चिकित्सा ठीक हो तुम, क्या पढ़ा रहे बेटा, हम क्या पढ़ा रहे बेटा, आ रहे आया नहीं बताओ, वो तो पता है पोटेंशियल। देखो फिर डिजाइन बन रहा है इसका, समझाओ चलो तुम आओ डेरिवेशन करके। लूसेंट ग्रुप पे टॉपिक नंबर 2.7 ऐसा लग रहा पेज नंबर 211। मैं सुना तुम लोग के घर एक ना वो नोटिस भेज दूं कि ये बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं। कम से कम इन बच्चों ने दोनों तो, वो तो सारा रिकॉर्डिंग है कितना मैंने कंटेंट कराया। अब नहीं, अब देखो अब 1000 क्वेश्चन अगर कराने बैठ जाऊंगा तब तो हो चुका। केवल ऐसा लग रहा है 500 क्वेश्चन होगा एक टॉपिक में, नहीं है बताओ। हम ये नहीं करेंगे 500 क्वेश्चन, हम ये करेंगे जो मुझे समझ नहीं आया वो बता दो। वो मैं उतने दिन से क्या बता रहा हूँ, तुमने पूछा डाउट बताया नहीं मैं, इसीलिए तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ऐसे वो मैं झूठ तो बोलूंगी। आपने पहले उसके डाउट बताए नहीं, कौन से वाले डाउट नहीं बताया बताओ। मैं आपको कल फोन करके बताया था कि वो जो मैग्नीट्यूड वाला वो आधे अधूरे क्वेश्चन हो रहे थे। मैंने बताया नहीं डाउट, अभी तुम उस दिन फोटो घींच के भेजी थी, एक ही दिन 5 क्वेश्चन कराया था मैंने। अगर पेपर में 3 क्वेश्चन है तो डेढ़ नंबर देंगे, तो आधा क्वेश्चन हमने कर ही रखा। आज तुम डाउट पूछ लो ना, तभी तो ले रहा मैं डाउट। ये लो डाउट पूछे मैं कॉपी लेके आऊंगा, अगले दिन पूछ लेना। गजब है भाई, मैं गजब नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या कर सकते। तो बेटा समझ नहीं रहे भाई, मेरा सोच मैं क्या करूँ, पे दो तक शार्लेट को भाई बता के पीपल के पेड़ के नीचे मैं तो गुड्डा बन जाएगी, गुड्डा बन जाएगी। तूने पूछा मैंने बता दिया। अच्छी जगह बताओ, घर में पड़ जाएगी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसमें E इज इक्वल टू हमने डेरिवेशन किया था, दैट इज माइनस dv अपॉन, नहीं इसमें दो पार्ट है ना रिलेशन, मतलब dv बाई dr, जिसमें dv बाई dr क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसका बताओ सिग्निफिकेंस तो गीतकार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ये बताएंगे, हाँ मैं क्या बताऊं, इसका मतलब बताइए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बताता है ये, पोटेंशियल अपॉन लाइन। नहीं क्या बताता है ये बता, अगर ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है।
चलो लिख लो, द क्वांटिटी dv बाई डी आर, जहाँ पे भी है ये, जहाँ पे भी है लिख लो। ये है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड, कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखिए, लाइन लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो वही जगह कहीं पे होगा। द क्वांटिटी dv बाई डी आर, द क्वांटिटी तुम्हारे पास, तुमने लिखा होगा अगर जिगी साहब, द क्वांटिटी dv बाई डी आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंट आउट के लिए दुकान जाना पड़ेगा ना मेरे को, यहाँ तो प्रिंटर रखा है। बहुत अच्छा, गुड। The quantity dv by dr is the rate of change of potential with distance and is called potential gradient. Is called potential gradient. Is called potential gradient. Is called, कहाँ है कल का ग्रुप? Is called potential gradient. इसको लगवा देता हूँ, इसको ड्राइव पे लगवा देता हूँ ना मैं अभी, फिर देख लेना। Is called potential gradient. Next point, second point, the electric field at any point. सर एक फाइल भेजा, इसको ड्राइव पे लगा देना। The electric field at any point, the electric field at any point is equal to negative of the potential gradient at that point. Next point, third, the negative sign shows that, अगर तुम मेरे स्पीड से पढ़ा रहे तो ना गौरी, तुम्हारा हर चैप्टर लेयर बाय लेयर डाइजेस्ट होगा। तुमने ना बीच में जो गियर चेंज करने के लिए बोला ना, उसमें सब दिक्कत हुई है कि सब पढ़ाओ, सब आराम से पढ़ाने दो। सिद्धांता पे 2.5 महीने में मैंने सिद्धांता में पहली क्लास 18 मार्च को हुई है, आज क्या है 18 जून है ना, लगभग 24 क्लास हुई होगी ऑफिशियली, है ना। मैंने 3 चैप्टर पढ़ाए और आराम से पढ़ा, डाइजेस्ट करा कर अभी 3 ही खत्म हुआ उनका। इनोपियो द नेगेटिव साइन shows that direction of the negative sign shows that, then इतना डर लग रहा है ना, आप सब सोच भी नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ ताबीज बनवा देता हूँ मैं। The negative sign shows that direction of electric field सर आप एक बात बताओ, तीसरा चैप्टर is in the तीसरा पढ़ो बहुत अच्छे से, क्योंकि उसका पहला दूसरा इसको खास क्लियर देना नहीं, और इजी है और आसान भी है। उसके मम्मी को करूँगा ना, is in the direction of सो गया होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल वही चाहिए ना इनको, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। 3 चैप्टर कितना कह रहे हैं अभी? तीसरा बड़ा चैप्टर है, बताऊँ लेंदी है, 3rd चैप्टर भी बहुत टॉपिक है उसमें, बट इजी है, मतलब इतना ज़्यादा फॉर्मूला बेस है। खत्म कब होएगा?
2 क्लास और लगेगी, मतलब इस वीक में हो जाएगा। 20 तारीख तक खत्म हो हाँ जाएगा। ये वीक हो जाएगा, ये जो वीक जा रहा है ना वीक मत बोलो, 20 TTS। तारीख तक खत्म कर देना। फिर तो मुड़ाने के लिए बोल लिया, अभी थोड़ी देर सुनो पहले तो बात फिर किया। सुनो तो 20 तारीख के बाद आप पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर की चलो अच्छे से रिवीजन करना। बहुत बढ़िया, एकदम डन वन शॉट डन, सीरियस बोल रहा हूँ और कितनी मजाक नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको साथ उस समय बोला था कि नहीं कि आप लिख लेना प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक, लिखी थी ना 2 पॉइंट, लिखवाई होगी, लिखे थे ना। तो अब मुझे बताओ क्या ये डेरिवेशन कराना है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस इज इक्वल टू माइनस dv by dr, dv इज इक्वल टू e डॉट dr कर दिया, एक माइनस का जीवन छाप दिया। बस बताना जिगिसा। तो सेकंड है डेरिवेशन बी वाला, कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक। पता है अगर आप रोज सुबह उठते बैठते यही बोलोगे टेंशन हो गई, हां तो और हुई, तो बहुत होगी। इसको मैं एक बोलती हूं, बी पॉजिटिव, करूं तो करूं क्या, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। नकारात्मकता आ ही जाती है, मैं क्या करूं। कंप्यूटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल में रिलेशन डेवलप करना, यही है ना कहानी, ठीक है। कंक्लूजन लिखता हूँ फिर डेरिवेशन करता हूँ। कंक्लूजन है वी पोटेंशियल एट पॉइंट आर, एट एनी पॉइंट आर इज ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आर माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये आंसर लाना है, ठीक है, ये कंक्लूजन है, ये हमारा रिजल्ट है, इस पे हमें आना है। कैसे आएगा, कितने लाइन का, 1 2 3, 3 लाइन का डेरिवेशन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज कर दूं। इज अ वेक्टर क्वांटिटी, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो सिर्फ ये बड़ा घटिया टॉपिक था ये जो कल आप पढ़ा रहे हो। नहीं सच्ची बता रही हूँ मैं, मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, मैं पूरे होश में पढ़ रही थी, लेकिन मुझे तब भी ढंग से समझ नहीं ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, चार्ज डेंसिटी, ये तो पूरा फॉर्मूला है। जान के मेरे को वेक्टर देखती कुछ कुछ हो जाता है, तुम्हें वेक्टर से भय है, जहाँ वेक्टर आता भय है मुक्त। वहाँ मेरे को समझ आ रहा है तो माचिस का डिब्बा बना दिया तुमने। तो तुम्हें पता है बीटेक फर्स्ट ईयर में, सुन लो, बीटेक फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक होता है इंजीनियर ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका हमारे जीवन से कोई लेन देना नहीं होता है, जिसमें यही सब सिखाते हैं, 3D में नट बनाना, 3D में बोल्ट बनाना, 3D में पिलर बनाना। अच्छा सबसे पहला जो असाइनमेंट हम लोग का था इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, एक बड़ा सा प्रोटेक्टर खरीदते हैं, पता नहीं किस काम का आता है, सब कुछ इतने बड़े बड़े स्केल, सब कुछ बड़ा बड़ा, और उसके बाद इतना बड़ा सा टेबल होता है ऐसे करके, उस पे ऐसे बनाते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में सिखाते हैं, पहली क्लास में ABCD लिखना सिखाते हैं 3D में, 0 से 9 लिखना सिखाते हैं 3D में, इतना बोरिंग लगता था। उसके बाद पता क्या किया हम लोगों ने, फिर बट असाइनमेंट बहुत मिलता था। अब मैं चीटिंग का टेक्निक बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, कैसे इंजीनियर चीट करते हैं। एक टॉपर तो होगा ही जो अच्छा ड्राइंग बनाता होगा, उससे सेटिंग कर लो, उसकी शीट ले लो, और बड़ी सी शीट आती है, नहीं फोटोकॉपी नहीं, फोटोकॉपी तो बहुत छोटी चीज़ है ना, ना आप सीखे ही नहीं चीटिंग। ये शीट है जिस पे मान लो 3D पे किसी ने कोई डिजाइन बनाई है, ठीक है, 3D में कोई डिजाइन बनाई है ना, नहीं सुनो, आप एक ब्लैंक शीट खरीदोगे सेम साइज का, ठीक, आपने क्या करना है, 2 शीट दो, बताता हूं मैं, है मेरे पास, अरे मैं, और क्या, देखो 2 शीट है, ये जो शीट है ये टॉपर की जिसमें सारे डिजाइन बने हैं, ये मेरा ब्लैंक शीट है, ठीक है, उसमें अलग अलग पेंसिल होता है, HB1 पेंसिल अलग, नहीं ऐसे ओवरलैप करना होता है, ओवरलैप जुगाड़ू सिस्टम देखना, यहाँ पर पिन लगाना होता है, वो जो ऐसे पिन लगता है, स्टेपल नहीं, पिन, ओके। फिर एक बाल्टी लेना, क्या लेना, बाल्टी, बड़ा वाला बाल्टी लेना। अब सुनना, अब चीटिंग का टेक्निक सुनना,
फॉरेंसिक वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर एक बड़ा सा बाल्टी लेना है और आपके पास स्टडी लैंप होता है ना, उस स्टडी लैंप को मोड़ कर यहाँ पर रख देना है ऐसे कटोरी फॉर्म में, बस उसकी पूरी वो आ जाएगी जेब में। ठीक है। और इस शीट को इस पे रखना है। अब यहाँ से लाइट पास होगा तो जो डिजाइन बनाया है वो ऊपर दिखेगा। सर एक बात पूछूं, बाल्टी रखेंगे हाँ। तो हम लिखेंगे? नहीं लिखना नहीं होता है, बड़ा सा कांच होता है। सर रुको ना, पूरी कंप्लीट नहीं किया मैंने बात। बाल्टी रख दिया, बाल्टी के ऊपर जितना बड़ा शीट है उतना बड़ा मार्केट में कांच मिलता है, ग्लास उतनी बड़ी मिलती है। तो मार्केट में हाँ मिल्क सारा अवेलेबल है ना, बता ना बच्चों को चाहिए। एक रात के अंदर हम लोगों को 5-5 शीट बनानी होती है। अगर तुमने तमीज से बनाया तो एक शीट को बनाने में 6 घंटे लगते हैं, तमीज से बनाया तो वो हो सकता नहीं है। हम शीट बनाए कि बाकी 6 सब्जेक्ट पढ़े। बीटेक इज द आफ्टर एमबीबीएस सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। क्यों? एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट भी सेमेस्टर कितना होता है 4 महीने का, 2 महीना तो निकल जाता है छुट्टी और पेपर में, 4 महीने में 6 चैप्टर, हर सब्जेक्ट में 25-25 असाइनमेंट। तो अगर फिजिकली अगर हम पर आवर कैलकुलेट करें तो एक ह्यूमन मैन नहीं कर सकता, वो सुपर पावर ही करेगा। तो कोई ना कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा। तो इंजीनियर जुगाड़ू होते ही हैं। कांच रखा, उस पर शीट, सबसे पहले टॉपर की शीट रखी, उसके बाद ब्लैंक शीट रखी। कोई भी टॉपर नहीं है तो क्या करोगे? नहीं कोई तो एक होगा ही, अच्छा, कोई या फिर ड्राइंग वाला होगा। कोई एक तो होगा जिसका फालतू में मन लगता होगा, है ना, कोई एक होगा कोई एक होगा, ठीक है इतना पॉइंट करना। ठीक है। उसके बाद उसमें पेंसिल से सेट होते हैं H1, B1, H2, तो वो देख के ना एंगल की समझ आते कौन सा पेंसिल है। तो पहले हल्के पेंसिल से बना लेने सबको, फिर टॉपर की शीट निकाल देनी है। और उसके बाद जैसे पेंसिल का आइडिया हो जाता है कि किस में कौन सा पेंसिल लगेगा। पेंसिल के भी कई तरीके पेंसिल होते हैं, 5-6 टाइप्स। फिर बनाओ भाई, उसको मिला A+, तुमको मिलेगा A+। अच्छा लकली क्या बताया, बाल्टी के नीचे क्या रखते हो? वो स्टडी लैंप, ताकि लाइट जाए। आप बल्ब रख दो, वो बस लैंप रखा? हाँ, ताकि लाइट यहाँ से निकले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स का पूरा उपयोग करते हैं हम लोग ठीक है, रिफ्रैक्शन का। अच्छा मजे की बात क्या है कि जो प्रोफेसर होते हैं उनसे हम लोग कभी कभी मजाक में कहते हैं सर हमने ना बाल्टी रख के कॉपी किया। कह रहा मैंने भी किया था, हम लोग इसी प्रोसेस से आए हैं। तो उनको ही पता है कि ये पूरी शीट कॉपी है। क्योंकि ह्यूमन का एक खास बात है कि कला जब बनाते हो तो सब चारों लोग की कला अलग हो सकती है, एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकती है। लेकिन जब आप कॉपी रख के कर रहे हो तो एकदम कॉपी हो रही है। तो 4 शीट या 40 शीट एक जैसे कैसे होते तो वो देखते भी नहीं A+, क्योंकि वो भी इसी प्रोसेस से आए रहे होते। तो इतनी मेहनत कर रही है ना, कोई फायदा नहीं है। इसका अवेलेबल है सारा प्रोसेस ठीक है। लेकिन हाँ सीखना जरूरी है अरे ऐसे मत बोलो। नहीं सीखना जरूरी है। अलग अलग पढ़ाई का, अब हम लोग में इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई पढ़ाई नहीं, किसी तरह 6 महीना हम। हाँ तो अब सुनना, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है E = मैथ कौन पढ़ेगा, -dv/dr। तो यहाँ से dv का फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से dv का फॉर्मूला बन गया E × dr माइनस में। अच्छा dv मतलब पोटेंशियल फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, पोटेंशियल फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल या फॉर वेरी स्मॉल पॉइंट है, बहुत छोटे पॉइंट के लिए। तो अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है 2 पॉइंट का, V1 से लेके V2 तक, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा V1 से लेके V2 तक। अब मुझे डिस्टेंस आना है R1 पॉइंट से लेके R2 पॉइंट तक, कोई दिक्कत है? ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर का एक और रिलेशन है, क्या आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? हम हमेशा cos थीटा वाला एंगल लेते थे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तब तो ठीक है, थीटा 0। अगर वो कुछ एंगल बना रहा है तो हम क्या लेते थे, cos थीटा। क्या लेते थे? cos थीटा। इसीलिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आया था। क्या आया था? डॉट प्रोडक्ट। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो बस हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा, लेट अगला लाइन में लिखा कि मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है V1 जो है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। लेट V1 इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है? 0। R1 है इन्फिनिटी। R1 क्या है? इन्फिनिटी। R1 क्या है? इन्फिनिटी। तो आपका अगला डेरिवेशन का लाइन क्या बन गया? हाँ इंटीग्रेशन है J डॉट dt। तो यहाँ पे हो गया आपका V, इंटीग्रेट कर दिया हमने इन्फिनिटी से V पॉइंट, इन्फिनिटी से V पॉइंट माइनस E R1 क्या हो गया, इन्फिनिटी, और R2 हो गया लेट से R पॉइंट dr। तो आपका V एट R इज इक्वल टू माइनस E इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R dr। ये आपका डेरिवेशन हो गया।
इसमें हमको बस v1 माइनस v2 नहीं नहीं हो गया वो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, v1 इन्फिनिटी पे क्या है, v1 तो वहाँ पे पोटेंशियल जीरो लेंगे, इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो में नहीं पता नहीं कहाँ कितने दूर है, बस इतनी लाइन का डेरिवेशन है। Hence by knowing electric field at any point, आखिरी का लाइन क्या है, hence by knowing electric field at any point we can evaluate the electric potential at that point। बस इतना था। और बताओ कोई डाउट? हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक पे आ जाओ। अच्छा जल्दी छाप लो। अरे तो ठीक है, लेकिन लिखना कैसे? यही तो लिखना है। As the molecules undergo intermolecular hydrogen bonding, no associations of molecules that is required for a boiling. नींद में थी ना तुम? तुमने क्या किया, हेडफोन लगा के सो गई होगी ना। सुनो मैंने क्या लिखा था, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस। मुझे एक डाउट है कि मैंने देख लो देख लो देख लो, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। और फिर लिखा था सेल्फ स्टडी में लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो कि नहीं पढ़ा होगा तान्या ने, ठीक है। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस रीजन पैरेलल और फिर यहाँ से किरचॉफ लॉ की तरफ मूव करना था। आज हम किरचॉफ लॉ तक कोशिश करेंगे मूव करने के लिए, प्लीज कोऑपरेट करिएगा। 6:30 क्यों हो रहा है, पागल है क्या, 12 बज रहा है। जल्दी 1 बजे खत्म करना प्लीज। हाँ 1 बजे खत्म कर दो, मेरी क्लास है 1 बजे, मेरी 1 बजे क्लास है। 1 बजे नहीं 12:45 हाँ मेरी क्लास है 12:45 पे। जल्दी से 1 बजे नहीं सुनो ये पीडीएफ मिल जाएगा, कितना पेज छोड़ दो तुम, कितना पेज छोड़ोगे आप, कहाँ पे हो, नॉन फॉर्म वायर पे हो ना, तो तुम एक काम करो 2 पेज छोड़ दो, बस 2 ब्लैंक पेज छोड़ दो, जहाँ जगह छूट गया तो क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग बाद में। हाँ ठीक है। मोबिलिटी मैंने बताई थी, क्या होती है मोबिलिटी बताओ? मोबिलिटी मतलब मोबाइल मूव करना, उसी से बना मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना ही है आपको जानना है। और मोबिलिटी क्या होता है, ऑफ मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्वायर किया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस पूरी प्रोसेस, उस पूरी क्वांटिटी को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, नहीं सच्ची मेरे को मेरा फ्यूचर दिख रहा है, क्या होगा मेरे साथ। ऐसा सबको लगता है, हर 12 के बच्चों को लगता है, लेकिन उसके बाद आसान हो जाता है। मुझे साथ नहीं होता, मैं तो रोज इतना पढ़ती हूँ, नहीं तो पहुंच ही नहीं जाती। टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये मैं हटा दूं ना, मैं जरूरत नहीं है बाद में। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों के लिए लिखेंगे, रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक है। हाँ जी समझिएगा। एसएल अरोरा पे अगर हम जाएं, देखो फिर से बात कर रही है तान्या, तान्या फिर से बात कर रही है, तान्या फिर से बात कर रही है, तनीषा फिर से बात कर रही है, सर क्योंकि ये बोल रही है, दोनों एक ही लोग हैं। एसएल अरोरा टॉपिक नंबर 3.15 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। आपके बुक में बस कितना कहा गया कि आपको एक फॉर्मूला याद करना है, तो सर आप डेरिवेशन मत कराना। कराऊंगा मैं, बता रहा हूँ क्वेश्चन में यूज हो रहा है डेरिवेशन, न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है ये, इसलिए डेरिवेशन कराना पड़ेगा आपको। 8 बार बोल दिया तुमने ये नेगेटिव वर्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव वर्ड इज नॉट अलाउड, 4000 रुपये का फाइन लगेगा हर नेगेटिव वर्ड पे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ मुझे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। ओम्स लॉ वाला नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। इन द फॉर्म ऑफ मास लेंथ इलेक्ट्रॉन टाउ नहीं, हाँ वीना उसी टर्म में, तो ml, अब आपको ये वाला याद रखना है, ml ne स्क्वायर टाउ a। यहाँ पे r क्या, m क्या है, ये है ना ये, हाँ m क्या है, वो रो है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है, व्हाट इज l, लेंथ ऑफ वायर, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ पूरा चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे कंडक्टर में, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, A क्या है, एरिया। तो अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर क्या होता है भाई,
जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर इन अ कंडक्टर, क्या होगा? थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन बढ़ेगा? थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के बीच में, सो इफ टेम्परेचर राइजेस इन अ कंडक्टर कोलिजन इंक्रीजेस, और जब तेजी से लड़ेंगे तो उनके बीच का रिलेशनशिप टाइम, मैं जो पूछ रहा हूँ बोलो ना, कम हो जाएगा, यानी टाउ क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिलेशन आर और टाउ में क्या रिलेशन है? ध्यान से देखो, आर और टाउ में, तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सो इन अ कंडक्टर, जो आपको लिखना है, इन कंडक्टर या इन मेटल, ये पहला पैराग्राफ है, इन मेटल, नहीं ये तो नेक्स्ट पेज पे हो गया नया टॉपिक, नहीं, अब नया टॉपिक है ये, जो कल खत्म हुआ था ना, कल जो टॉपिक खत्म हुआ था ना, ये यहाँ से शुरू करना है, नया टॉपिक है ये, नया टॉपिक है। हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ऐसा लग रहा है टॉपिक नंबर 315, पेज नंबर 324। बता रहा हूँ, इन कंडक्टर क्या होगा? इन कंडक्टर टेम्परेचर व्हेन वी इंक्रीज, ऐसा अपने शब्दों में लिखो, सुन लो पहले, इन कंडक्टर और मेटल when temperature increase, the collision between electron also increase, and therefore relaxation time decreases. As we know that R is inversely proportional to relaxation time, so therefore R is increase. So if T increase, then resistance also increase. लिख लो अपने शब्दों फटाफट बनाओ। मेटल और कंडक्टर दोनों सेम चीज है, मेटल और कंडक्टर। फॉर्मूला एक ही है, मैं लिखवा रहा हूँ ना उसमें चीजें। क्या बोलूं? आज डेट हो गया 17 जून। और लिखो जो कह रही है, सुनो। देखो नींद में है। अपने शब्दों में बनाओ जैसे बना सकते हैं। चलो डेरिवेशन आता है। बता, मेरा तो टेस्ट ही नहीं देते तुम लोग। क्या करूं मैं, किसका टेस्ट दूं? हमारे देखो बच्चे, हमें टॉपिक पूरे हो चुके हैं, हर क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। हां, कोई मिनट भी होगा कर दो सर, बेटा क्या कर रहे हो? एक मिनट बस यार, प्लीज भाई तान्या सर को बोले से टेस्ट मत करो। अरे हां, सुनो, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में किसी वायर का टेम्परेचर T है। लेट्स अज्यूम किसी वायर का स्टार्टिंग में टेम्परेचर T है और रेजिस्टेंस उसका R0 है। लेट्स अज्यूम, हम मानते हैं कि किसी वायर का टेम्परेचर, डेरिवेशन, लेट अज्यूम, भाई साहब यहाँ ध्यान दो, कोई बात नहीं, हम बस रटंत विद्या घटंत विद्या ध्यान दो यहाँ पे, समझो। लेट अ वायर whose temperature is T, temperature is T and, भाई कहने ध्यान दो, ओए होए यार ये बच्चे ना। ओके लेट्स टेक 5 मिनट ब्रेक, बात कर लें दो इनको।
इतने धूप में चाहती हो चक्कर खा गिर गए? पॉसिबल ही नहीं है, अगर पापा नहीं छोड़ेंगे तो खाना खाना है तो नहीं खाना, तो फिर तो हम क्लास से ही चल लेंगे ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाना और राजमा चावल। एनीवे, सॉरी सर, सॉरी। मान लेते हैं हमने इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टी से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, dt। लेट्स इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम टी टू dt, और इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमें पता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जो नेट चेंज इन टेम्परेचर हो गया, अब नया जो टेम्परेचर होगा इस वायर का वो होगा T प्लस डी आर। द न्यू टेम्परेचर क्या होगा इस वायर का? T प्लस डी टी, सॉरी डी टी है ना, टेम्परेचर dt, और नया रेजिस्टेंस क्या होगा? R नॉट प्लस डी आर। इतनी बात पहले बताओ समझ आ रही है? अच्छा एक चीज और, मुझे अच्छा लगता है फिजिक्स हो जाएगी, मुझे केमिस्ट्री डी, एक सेकेंड, डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और एक और बात, डी आर जो है एक चीज और पे डिपेंड करता है, क्या? कि इनिशियल में कितना रेजिस्टेंस था। जैसे मान लो इनिशियल में 5 है और इंक्रीज किया हमने 2 तो 7 हो गया। इनिशियल में अगर 10 है और फिर 2 और इंक्रीज किया तो 12 हो गया। तो जितना इनिशियल में रेजिस्टेंस है वो भी डिसाइड करेगा कि चेंज कितना हो रहा है। बात फिर समझना, मान लो स्टार्टिंग में तुमने 5 नंबर पाई टेस्ट में, फिर पा गई 5 तो कितने हो गए? 10। बट तुम स्टार्टिंग में 15 पाई थी, फिर भी 5 का पाई तो कितना हो गया? 20। तो आपका स्टार्टिंग का जो मार्क्स है वो डिसाइड कर रहा है ना आपके ओवरऑल रिजल्ट पे। उसी तरह से स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस डिसाइड कर रहा है ओवरऑल चेंज इन रेजिस्टेंस पे। अच्छा, अब क्या करना है? रजिस्टर इज अ डिवाइस जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मुझे टोटल चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? टोटल चेंज इन रेजिस्टेंस। मान लो आर नॉट इनिशियल है और आर फाइनल जो है फाइनल रेजिस्टेंस है, और इंटीग्रेट करना है कि अच्छा, अब यहां से ये दोनों कंबाइन करना, पहले के स्टेटमेंट, इन दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, डी आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा आर नॉट, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको मिटा दो पूरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां नीचे लिखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, dr is directly proportional to r naught dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r naught dt। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल को हटाया गया तो एक सिंबल और आया जिसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अल्फा इज वेयर अल्फा इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, क्योंकि अल्फा का भी अपना फॉर्मूला है, वो भी याद रखना। अब समझना, अब मुझे टोटल चाहिए था तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। डी आर को इंटीग्रेट करेंगे आर नॉट से आर फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग में था तो फिक्स वैल्यू है। इंटीग्रेट होगा टेम्परेचर, क्या होगा? टेम्परेचर। कहां से इंटीग्रेट होगा? इनिशियल से फाइनल। टेम्परेचर इनिशियल रहा होगा कुछ और टेम्परेचर फाइनल तक, टेम्परेचर इनिशियल से टेम्परेचर फाइनल तक। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा केवल आर, और यहां पर बनेगा आपका आर एफ माइनस आर नॉट अल्फा आर नॉट, और ये टेम्परेचर टी हो जाएगा, दैट इज टी फाइनल और टी इनिशियल। छोटा सा डेरिवेशन है। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा आर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसी को लिखते हैं डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। और किसी किसी बुक में केवल टी लिखा होता है, केवल टी लिखा होता है। आपको फॉर्मूला जो मैंने लिखा है उसमें लिखा है अल्फा टी स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या है? चेंज इन, इसको डेल्टा टी से लिखते हैं। ऐसा लग रहा है डेल्टा टी की जगह पे क्या लिखा गया है? कोई दिक्कत नहीं है, केवल टी लिखा गया है, ठीक है, केवल टी लिखा गया है। और इधर है क्या है आपका आर एफ माइनस आर नॉट।
आप थोड़ा सा अरेंज करो, आर नॉट को उधर भेज दो तो हो जाएगा आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट को कॉमन ले लो, आर नॉट को कॉमन ले लो, तो आर नॉट अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, वो याद रखना है आपको। ठीक है, तो शायद केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। हाँ, रेसिस्टिविटी के फॉर्म में अगर लिखना हो तो रेसिस्टिव ये किसके लिए आ गया, रेजिस्टेंस के लिए। किसके आ गया, अगर इसी को रेसिस्टिविटी बनानी है तो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में आप क्या लिखोगे, आर एफ की जगह लिखोगे आप रो एफ, ये पीडीएफ भेज। हाँ ये भेज दूंगा, रो एफ लेंथ ऑफ वायर एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। यहां हो जाएगा आर रो नेट लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो रो एफ अपॉन ए भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ ए है ना, एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, तो रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे अभी बता देते हैं क्वेश्चन के थ्रू। बोलो बोलो। ये रो लिखा है आपने? हाँ रो है, पी जैसा लिखा है, रो है। बोलो 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 बोलो। अच्छा, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें, इसको भी फिजिक्स आ गई होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें और इलेक्ट्रोलाइट्स हो, क्या हो सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर व्हाट इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, नहीं बता रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रॉन्स उनको थर्मल एनर्जी मिलेगा, वो फिर नहीं कम या ज्यादा कुछ तो होगी ही, तो उनके जितने फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, फिर से कोलिजन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस टाइम घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सिंपल है, ये थ्योरी है, सब पढ़ना है आपको। देखो सुपर कंडक्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सुपर कंडक्टर को सुपर कंडक्टर, अरे सेमी कंडक्टर नहीं पढ़ा रहे, सेमी कंडक्टर को सेमी कंडक्टर में पढ़ाएंगे, तो ये टॉपिक अभी हम छोड़ रहे हैं। केवल नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बात मानो ना। नहीं, इसके पढ़ाने से पता क्या होगा, अभी मेरे को बहुत सी चीजें बतानी पड़ी, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, फालतू चीजें बतानी पड़ेगी, इसलिए रुक रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए टॉपिक 1, इसमें 3 टॉपिक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जिसमें मेटल बता दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट्स बता दिया, सेमीकंडक्टर नहीं बताया, मुझे पता है कहाँ कब बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो करें इस पे, इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। मैं ऐसे ही पढ़ाता था, पता है, टॉपिक प्लस क्वेश्चन, यही तरीका सही होता है। पेन ड्राइव नहीं किसी के पास? मैंने आपको सुबह आपको मैंने वर्कशीट भेजी थी। हाँ तो एग्जाम्पलर तो मैं लाई नहीं। पेन ड्राइव है? हाँ मैं भी भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप तो एक बजे आके वो खोल दे, लॉकेट में पहले रहता था मैं की में, बट अब क्या बताऊँ। ठीक है, आप 1 बजे आ जाना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। कहाँ पे स्टक हो गए तुम? छोटा कर दो इसे। अब इससे ज़्यादा छोटा दिखेगा भी नहीं। कोई नहीं सर, आपने लास्ट में लाइन क्या बोली है वो? सर एक लाइट बंद कर दो जरा थोड़ी सी, 1 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिख लो, अल्फा का। तो अल्फा का फॉर्मूला है, अल्फा का फॉर्मूला याद रखना है, R2 माइनस R1, वेयर R2 इज फाइनल, R2 इज फाइनल, क्योंकि एसएलओरा में R2 R1 लिखा है। ठीक है, देखो मेरी बात समझो, जहां पे R1 लिखा होगा ना एसएलओरा में, इसका मतलब वो R इनिशियल है, क्या है, जहां R2 लिखा होगा ना वो RF है, तो कंफ्यूज मत होना, बस सेम चीज है। तो अल्फा का फॉर्मूला हो गया आपका R2 माइनस R1 एसएलओरा के हिसाब से अपॉन R1 टेम्परेचर। ये इसी को सिंप्लीफाई करके बनाया गया होगा, यहाँ से कहीं मिडिल स्टेप्स में, यहीं से बना लो, यहाँ से बना लो ना, ये बना लो यहाँ से। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है तुमको, ये कहाँ से आया, RF वाला, RF माइनस R0। तो यहाँ से अगर आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, RF माइनस R0 अपॉन R0 इज इक्वल टू अल्फा
टी एफ माइनस टी आई, बोला है ना, इसको भी नीचे भेज देंगे तो आर एफ माइनस आर नॉट और टेम्परेचर वाला इधर आ गया तो टी एफ माइनस टी आई टेम्परेचर इनिशियल, ये आ गया अल्फा का फॉर्मूला। अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये भी निकालने को कहाँ पे R1 RI होगा, हाँ अरे यहाँ पे सुन, यहाँ पे R नॉट जो है वो आपका इनिशियल है, RF आपका फाइनल है, डेरिवेशन के हिसाब से हाँ दोनों लिख सकते हैं भाई, आप कोई भी कीवर्ड यूज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं पहले। अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, देखो ये रेजिस्टेंस है, इसकी ऐसा यूनिट और इसकी ऐसा यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, टेम्परेचर। तो इसकी एसआई यूनिट हो गई आपकी केल्विन इन पर केल्विन, 1 केल्विन होगा ना, तो अरे डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन नहीं, इनवर्स डिग्री, तो टेम्परेचर शुड बी टेकन इन डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में दिया तो किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में। अरे अल्फा के लिए फॉर्मूला बनाया है इस स्टेप से, ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप से फॉर्मूला बनाया अल्फा के लिए, ये वाला स्टेप आपने लिखा अपने डबो, ये भी फॉर्मूला है अल्फा का ही, ये नहीं समझ आ रहा था तो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन किया सीधे। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर ही हटा के लगाया था ना, ये देखो, हाँ ये उसकी डेरिवेशन है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। घर तो जाना ही नहीं है तुम्हें, नहीं ब्रेक तो यहीं पे ही है, घर नहीं जाना है, घर जाओगे विकास सर के बाद। नहीं बेटा, मम्मी से बात करो मेरे, कॉल करो। मैं फर्रे बना दे दूंगा, टेंशन डालो। एग्जाम्पल नंबर 39, एग्जाम्पल नंबर 39, नहीं क्वेश्चन लिखो, हाँ एग्जाम्पल नंबर 39 पेज नंबर 3.25। तुम्हें पता है एक काम करना तुम लोगों को, जो करेगा उसको अवार्ड मिलेगा। सुनो क्या काम करना है बताओ तो, सुनो हनुमान चालीसा आता है ना, तो वैसे ही एक फिजिक्स चालीसा बनाना है आप लोग को। एक पतली सी रजिस्टर खरीदो उतनी साइज की और सारे फॉर्मूले उसी में लिखो, उसका नाम रखना तुम लोग मेरे को कभी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बुक बनाऊंगा मैं इन फ्यूचर, फिजिक्स चालीसा। अब कब बनेगा ये नहीं पता मुझे, फिर मैं उसको बेचूंगा, फिर वो मेरी बुक हिट हो जाएगी। नहीं कोई और वो कराएंगे, अब ये नहीं पता। सुन लो भाई, सुनती नहीं हो, सारी बातें तुम्हारी यही रहती। लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब क्या होता है, आइस पॉइंट का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। और उस समय उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। क्या है, आप आर नॉट से लिख रहे हैं तो आर नॉट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एट स्टीम पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री। कितना होता है, और बातें कर लो, 100 डिग्री। उस समय रेजिस्टेंस कितना है, 5 पॉइंट, टी आई लिख लो, टी आई एंड टी फाइनल। आगे कह रहा है कि व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इनटू अ हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज फाइनल रेजिस्टेंस, ओके, एट सम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर नहीं पता है, उस जो गर्म पानी है ना, उस गर्म पानी का टेम्परेचर नहीं पता है, लेकिन उस गर्म पानी में रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस हो गया वो गया 5.795 ओम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द टेम्परेचर। आरटी मतलब है एट एनी टेम्परेचर टी। देखो दो कंडीशन था, पहले कंडीशन जब ठंडा पानी था
उस समय प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस नापा गया, उस समय प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस नापा गया तो आया 5 ओम। जब उसको खोलते हुए पानी में डाल दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब उसका रेजिस्टेंस आ गया 5.23। उसके बाद एक और पानी रखा था बगल में, उससे भी ज़्यादा गर्म था, कितना गर्म था नहीं पता, वो तो पता करना है। उसमें जब डाला गया तो उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस बन गया 5.795 हो गया, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। इसका मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, तभी तो बढ़ा है। बताओ क्या है आरटी? तो आरटी मतलब किसी टेम्परेचर पर, लेट द टेम्परेचर, क्वेश्चन ये पढ़ो, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ। फिर से सुनना, 2 मिनट शांत रख के दिमाग को शट डाउन करो, रीस्टार्ट करो, हाइबरनेट, रीस्टार्ट। अब ठीक हो? सुनो, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 325। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस, सुनना, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रजिस्टर थर्मामीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। आइस पॉइंट मतलब टेम्परेचर दे रहा है वो, पहला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। एंड एट स्टीम पॉइंट, स्टीम मतलब भाप, जब वो स्टीम बन जाए, is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the, calculate the temperature. Calculate the temperature. तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R फाइनल R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, यही है ना। अब समझना, अब R फाइनल के जगह पे हम रखेंगे RT। क्या रखेंगे? RT। एक सेकंड बेटा, R फाइनल माइनस R0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। R फाइनल के जगह पे टेम्परेचर T माना गया, R नॉट इज इक्वल टू R नॉट अल्फा टी। कैसे बना? ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया इसके साथ और इसके साथ, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ये वाला स्टेप कैसे बना मुझे पता, जोन आउट हो गया, नहीं पता, आ गया समझ, आ गया ना। तो आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी, इसको इधर लाया गया तो फॉर्मूला बना आपका आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी। ठीक है, यहां पर अगर हम इसको आर टी के लिए लिखें, आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट, टी है टेम्परेचर, अभी भी केमिस्ट्री पे तुम्हारा ध्यान है तो थोड़ा दिक्कत होगा, आर नॉट अल्फा टी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेटमेंट देखना, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, आपको एक टेम्परेचर 100 दिया गया था ना, इसका यूज कर रहा हूं मैं 100, और एक आपको दिया था 0 डिग्री, 2 बनेगा। देखो ये वो इक्वेशन है टेम्परेचर टी के लिए, फॉर्मूला ये लग रहा है, ये वाला, इसी फॉर्मूले पे 2 इक्वेशन बना रहे हैं हम। ये बने टी टेम्परेचर के लिए, इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा, और 0 और 100 में चेंज कितना टेम्परेचर का, 100। ये इक्वेशन नंबर बन गया 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या 100, ये 100 पता कहां से आया ये इनका डिफरेंस आया। टी क्या होता है, ये जो टी होता है ये होता है आपका फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो 100 माइनस 0 जो भी इधर है उनका माइनस है। अब इनको हाँ, अगर यहाँ पे 20 होता, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करो, आपको कुछ दिख रहा है, इक्वेशन बन जाएगा टी के फॉर्म में। ये चाहिए था हमें, क्या चाहिए, अननोन क्वांटिटी, क्योंकि आरटी है हमारे पास, आरटी है ना, आर नॉट भी है हमारे पास, आर 100 भी है हमारे पास, अल्फा है, अल्फा तो कट जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। तो हाँ, तो डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, आपको कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी, वो है आपकी, नहीं आर नोट नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखो कैसे बन रहा है इक्वेशन, जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो t इज इक्वल टू बनेगा आपका आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास सब कुछ है, आर टी है, कितना है आर टी 5.795, आर नॉट कितना है 5,
R100 कितना है 5.23 माइनस 5 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो कितना ज़्यादा आ गया, देख रहे हो, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा था। कितना बढ़ा था? बहुत थोड़ा सा बढ़ा था, डेसिमल में इंक्रीज हुआ था। अगर इस क्वेश्चन को आप देखो, डेसिमल में इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर। पहले कितना था? 100 डिग्री पे था 5.23, कितना था? 345 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 46 ही कर लो, 346 डिग्री सेल्सियस पे जाकर इसका थोड़ा सा बढ़ा, 23 से 80 पे पहुंच गए बस। यानी हल्का सा रेजिस्टेंस भी हमें इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। और करो क्वेश्चन, चलो। क्वेश्चन नंबर 46, एग्जाम्पल नंबर 46, बुक खोलो बेटा, पेज नंबर 3.27, CBSE 2016। कलर कोड का भी यूज हो रहा है इसमें, कलर कोडिंग नहीं समझ आता? अरे बहुत आसान है। 46 पेज नंबर 327, कलर कोड बहुत आसान है, देखो कैसे होता है। हाँ देखो, अरे बहुत इजी है, देखो कैसे। देखो जी, माता रानी यहाँ पे ध्यान दो। कलर कोड में पहला कलर है येलो कलर का, कैसा है? येलो। पहली रिंग है येलो कलर की, दूसरी रिंग है ऑरेंज कलर की। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ये ऑरेंज होता है, ये ऑरेंज होता है, ये ऑरेंज कलर का। किसमें? तीसरी रिंग है ब्राउन कलर की। तीसरी रिंग है ब्राउन। ब्राउन कौन सी होती है? वहां से येलो, वहां से मल्टीमीडिया से। हाँ, कहाँ है ब्राउन? उसके इसी जहाँ पे है, इसके नीचे इसको नीचे कर दो। अरे इसे गोले को नीचे कर दो। ये होता क्या ब्राउन? ब्राउन हो गया, थोड़ा सा और नीचे होएगा। चलो ठीक है, ये येलो है, सुनो इसको अब वाइट कर लेते। ये येलो है, ठीक है। ये कौन सा कलर था सेकंड वाला था? ऑरेंज। और ये ब्राउन, ठीक है। अब उस लिस्ट में बीबी रॉय वाले में, बीबी रॉय में येलो का बीबी रॉय है क्या? ये याद करने का तरीका है। किस चीज? ब्लू पे आजा ऑन द रेड। बीबी रॉय मैलो, बीबी रॉय इज अ गुड वन। ये हैज अ गुड वाइब। हां, बीबी रॉय हैज अ गुड। अरे उसने फोटो ग्रुप पे डाला है ना। हां, बीबी रॉय हैज अ गुड। ये लिस्ट है टेबल 3.27 रजिस्टर कलर कोड है ना। इसमें येलो जो है, येलो का कोड है 4। क्या है? 4। तो पहला सिग्निफिकेंट मिला 4। ये जो ऑरेंज का, एक सेकंड, ऑरेंज का है सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसके बाद मल्टीप्लाई आता है। पहले दो रिंग होते हैं ना, वो 2 डिजिट वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं? येलो और ऑरेंज का हमेशा 4 और 3 है। हाँ, ये रटना पड़ेगा, ये फिक्स है। इसके बाद जो थर्ड रिंग होती है ना, वो आपको मल्टीप्लायर देता है। क्या देता है? मतलब 10 की पावर देता है। 10 पे कुछ पावर होगा। तो ये ब्राउन था ना, तो ब्राउन का कलर है ब्लू ब्लू ब्लू। ब्राउन का है 1। क्या है? 1। तो ये जो मेरा रजिस्टर है, एक्स रजिस्टर, इसकी वैल्यू हो गई 43 इंटू 10 टू द पावर 1 ओम। वन आई इससे। ब्राउन का जो एक्सपोनेंट नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं, एक्सपोनेंट टेबल देखो फिर गायब हो गई। ये वाला टेबल, ये टेबल आपको ग्रुप पे डाल देता ताकि बार बार खोजना ना पड़े। रुक जाओ, ये टेबल याद रखना है आपको। इसका मेमोनिक अगर हम देखें जैसे बना है, बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ब्राउन तो हाँ 10 की पावर 1 देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं? दे सकते हैं, मेमोनिक के फॉर्म में भी दे सकते हैं ना, इसलिए बीबी रॉय। बीबी, इसमें ना जो बी वाला है ना, उसको बड़ा ध्यान से, क्योंकि कई सारे बी हैं, तो ब्लू ब्लैक ब्राउन भी हो सकता है ना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैड गुड 0 शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6, एक छूट रहा है 6। वेरी छूट गया क्या? वेरी गुड वाइफ, केवल गुड वाइफ हैड वेरी गुड
तो 6 7 8 9, 0 से 9 नंबर होते हैं ना, उससे सारे नंबर बनते हैं। इन्हीं का मल्टीप्लायर, इन्हीं रंगों का मल्टी क्या पहला बी आपका होगा ब्लैक, ब्लैक नहीं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, और ये वाला जो ब्लैक है ये ब्लू के लिए, किसके लिए? तो ब्रिटेन के लोग ब्लू ब्लू दिखते हैं ना, नीली आंख वाले होते हैं। ब्रिटेन के लोग नीली आंख वाले होते हैं, तो याद रखना, ठीक है। और रेड ब्राउन ही बहुत खाते हो तुम लोग, तो रेड और ब्राउन एक साथ आएगा। 2 बी सॉल्व हो गए, एक बी और बच रहा है ब्लैक। अरे याद रखना है कैसे, किसका माल, अब इसको ब्लैक बना दो आप तो दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो इसको ब्लैक बना दिया तो ब्लैक ब्राउनी, तो 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2 इज इक्वल टू 10 पे पावर 9, ठीक है। 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 7, 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4। तो इन रजिस्टर फर्स्ट टू रिंग गिव यू सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड रिंग गिव यू मल्टीप्लायर, एंड फोर्थ रिंग गिव यू टॉलरेंस वैल्यू। तो 2 ही याद रखनी है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड होता है 5%, लेकिन जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं तो टॉलरेंस नहीं लेते हैं, केवल 3 रिंग की वैल्यू से ही हम रजिस्टर की कलर कोड। रजिस्टर एक डिवाइस है जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी कलर कोडिंग होती है। क्या होती है? कलर कोडिंग होती है। देखो अभी को बात करा दो ना मम्मा से। अरे मम्मी से कल तो मम्मी को फोन आया था, भाई क्या बात कर रहे हो? तो फिर भाई बात मुझे करनी पड़ती है ना, तब मेरे से बात करा दो बस। एग्जाम्पल नंबर 46 प्लीज, जल्दी पढ़ो। इसी क्वेश्चन पढ़ भी लिया, बताओ क्या क्या गिवन है फिर। 46 के बाद सुन लो, इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन है। कितने हैं? 6। तो मैं 3 कराऊंगा, 3 आपको करने होंगे। हाँ अभी कर लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा। हाँ नहीं तो मैं काम करो, काम मत करो, जो दिया वही करो। इतने धूम में चक्कर वक्कर खा गए तो मेरी बात कराओ ना मम्मा से, कह दो ना सर बात करना चाहते हैं, बात करा दो। सर 5 मिनट और देख लो, मेरा दिमाग खराब हो गया बस। सर अब नहीं होगी अच्छा 46 तो कर लो क्वेश्चन नंबर। वो तो मेरे को समझ आ रही है 46। एग्जांपल नंबर 46। वो भी तो समझ आ गया। 46 1 to 6 में 2 4 6 2 4 6। हाँ